पहले हेडलाइंस। ट्रम्प टैरिफ से राहत से निफ्टी में 450 पॉइंट की रैली। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक और एल&टी जैसे दिग्गजों ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी गैप अप पर टिकने में कायम, 800 पॉइंट के करीब दौड़ा। डर का इंडेक्स इंडिया विक्स करीब 4% नीचे। मेटल, फार्मा और ऑटो में आज सबसे जोरदार मजबूती। तीनों सेक्टर इंडेक्स में 3 से 3.5% का उछाल। फार्मा शेयरों में करीब 4 से 5% का उछाल। सन फार्मा, सिप्ला और ग्लेनवर्स में भी मजबूती कायम। टैरिफ पर राहत से चाइना +1 थीम वाले शेयरों में जोरदार तेजी, 6% से ज्यादा दौड़कर वायदा का टॉप गेनर बना सीएनबीसी आवास का बिग स्टॉक डिक्सन टेक। साथ ही केमिकल शेयरों में जोरदार उछाल, 6% उछला पीआई इंडस्ट्रीज। साथ ही दीपक नाइट्राइट, आरती, एसआरएफ और यूपीएल में भी रफ्तार। नतीजों के बाद टीसीएस में करीब 1% की हल्की मजबूती। Q4 अनुमान से थोड़े फीके रहे कंपनी के तिमाही नतीजे। करीब 1% घटा मुनाफा और रेवेन्यू। मार्जिन्स पर भी दिखा हल्का दबाव। वहीं टैरिफ पर राहत से दूसरी आईटी कंपनियों में आज अच्छी रौनक कायम। चलिए अब आपको बताते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स का क्रम। हमारे साथ शिल्पा जी और आशीष जी पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही फ्रेश ट्रेड्स के लिए रचना जी जुड़ेंगी, आशीष कयाल जी भी जुड़ेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में आज वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सीईओ रवि धर्मशील से एक खास चर्चा करेंगे कि इस मार्केट में आपको अब करना क्या है। मार्केट का टेक्निकल टेक्सचर समझाने के लिए कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान जी भी रहेंगे हमारे साथ। इससे पहले एक नज़र रखते हैं मार्केट पर, और मार्केट डे हाई के काफ़ी करीब। निफ्टी 22,840 पर पहला गैप अप में थोड़ी सेलिंग आई, लेकिन उसके बाद लोअर लेवल से 22,700 से मार्केट ने रिकवरी दिखाई। बैंक निफ्टी 50,951 पर इंटरडे में 51,000 के भी ऊपर निकला था। निफ्टी आईटी में भी आज अगर आप देखें थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। इंडेक्स अभी भी 0.25% ऊपर है। मेटल्स में सबसे ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग हो रही है अब पिछले कुछ मिनटों में। मेटल्स इनफैक्ट अब टॉप इंडेक्स गेनर, करीब 0.4% ऊपर। इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफ़ी शानदार मूव्स हैं आज। डिक्सन टेक, दीपक नाइट्राइट, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, अदानी एंटरप्राइजेस, एसआरएफ, चंबल फर्टिलाइजर्स, काफ़ी स्टॉक्स हैं जो अभी भी डे हाई के करीब हैं। मुथूट फाइनेंस आज भी करीब 6% के करीब नीचे, हालांकि डे लो से थोड़ा रिकवर, लेकिन फिर भी काफ़ी नीचे स्टॉक। मैक्स हेल्थ केयर 2% नीचे। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड और गोदरेज कंज्यूमर, यहाँ पर आपको हल्की सी गिरावट दिखाई देगी। वीरो जी, ये है अब तक की छोटी सी समरी बाजार की। इस बीच में आपके स्क्रीन पे पैनल को रखता हूँ जिससे हम बातचीत करेंगे आज इस कार्यक्रम में। हमारे साथ शिल्पा राव जी और आशीष बहती पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। बाकी आशीष कयाल, रचना वैद्य फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आशीष जी, आपके दो इस वक्त के, आशीष कयाल जी, आपके दो ट्रेड्स क्या हैं इस वक्त के? नमस्ते आपको भी और सभी दर्शकों को। देखो, ओवरऑल जो मार्केट का रुझान है वो पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ से बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। तो ऐसे में चलते हुए थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से। जीएमआर एयरपोर्ट एक ऐसा स्टॉक है जहां पर बहुत समय के बाद में एक अच्छा खासा मूव आता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 4 दिनों से ये पॉजिटिव कैंडल बना रहा है, एक मोमेंटम बाकी है, लेकिन आज बनना चाहिए लग रहा है। तो जीएमआर एयरपोर्ट पे बाय की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 83.60 का और टारगेट है 90.50 का। और दूसरा जो स्टॉक बाई साइड पे है वो है पीआई इंडस्ट्रीज। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आज के दिन आया है। ये स्टॉक 20 डीएमए के भी ऊपर आ चुका है अभी के समय में। तो ओवरऑल गुंजाइश है, वॉल्यूम्स अच्छे खासे पिकअप हो रहे हैं। तो यहाँ पर बाय की राय होगी पीआई इंडस्ट्रीज पे। और ऊपर में जो टारगेट इस स्टॉक में देखे जा सकते हैं वो है 3650 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा 3370 का। ओके, आशीष जी के दो ट्रेड्स। पीआई इंडस्ट्रीज 3471 पे बाय कॉल। आशीष कयाल जी के पास चलते हैं अब रचना वैद्य जी के पास। रचना जी, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? जी गुड मॉर्निंग। मेरे दो ट्रेड्स में एक बजाज फिनसर्व रहेगा जिसको हम लॉन्ग करेंगे और दूसरा कोफोर्ज रहेगा जिसको हम शॉर्ट करेंगे। पहले बजाज फिनसर्व की बात करते हैं। 1953 पे है इसके फ्यूचर्स। इसमें 1935 का लेवल फ्यूचर्स में जब तक होल्ड करेगा तो 35 के एसएल के साथ इसका टारगेट होना चाहिए 1975 एंड 85। और कोफोर्ज में क्योंकि रैली सुबह जो आई थी वो अच्छी खासी स्ट्रांगली फेल हो रही है, तो हम यहाँ पे इसको शॉर्ट करेंगे। फ्यूचर्स में 6450 के आसपास बैठे हुए हैं हम 6550 का एसएल लगाएंगे और डाउन साइड पे हमारा टारगेट होगा 6300। ओके, कोफोर्ज भी आपका एक बाय कॉल है, और नहीं माफ़ कीजिए सेल कॉल है। माफ़ी चाहूँगा अपने शब्दों के लिए। 6453 पे सेल कॉल है
और यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्जेंस रचना जी विटनेस कर रही है, तो इसलिए सेल कॉल ली है। वैसे भी याद रखिएगा, अगर गिफ्ट निफ्टी ने आपको कुछ मतलब दिखाया, बाजार थोड़ा उससे तुलनात्मक तरीके से कम खुला, खुलने के बाद 20 और 10 को अचीव कर लेना इटसेल्फ, अगर आप देखें तो आपको लॉन्ग साइड पे बहुत कुछ मिल चुका है। पोस्ट दैट सब्सटेंशियल गैप डाउन, यस डेफिनेटली इट वाज लेस देन जो सुबह हम देख रहे थे उससे, लेकिन फिर भी 20 डेमा तक का सफ़र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब चलते हैं शिल्पा जी के पास। शिल्पा जी, आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे? जी, मेरा फर्स्ट ट्रेड रहेगा एपीएल अपोलो में। एपीएल अपोलो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है अभी। यहाँ पे मुझे लगता है 1560 इसके इमीडिएट टारगेट्स हैं, तो 1500 के स्टॉप लॉस से आप एपीएल अपोलो में लॉन्ग बने रहिए फॉर टारगेट्स ऑफ 1560। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो एट द मनी 1520 का कॉल ऑप्शन जो रफली 49 रुपीस में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 40 का रखिए। टारगेट्स टुवर्ड्स 70 से लेके 80 तक भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा दूसरा रहेगा बाय आईटीसी में। आईटीसी 421 फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस 416 का रखिए और यहाँ पे मुझे लगता है कि 428 से लेके 435 इसके एक रेंज बैंड होंगे अपसाइड जो ये अचीव करेगा। ओके, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ, मेरी नज़र ना बार बार उस पर जा रही है, चंबल फर्टिलाइजर्स पर। 653 अब 642 पे हमने चीज़ की शुरुआत की थी, 653 अब, और वो कॉल अब 11 रुपये की हो गई। जो हमने 8 रुपये पर बात की थी जिसकी, 11 साढ़े 11 रुपये पर 680 वाली कॉल। शानदार मोमेंटम यहाँ पर, और ये फ़ायदा होता है अच्छे स्टॉक्स को अगर आप सही मोमेंटम में पकड़ लें तो शानदार मूव इन स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेंगे। आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष जी, आपकी इस समय की 2 ट्रेड्स। जी अनुज जी, देखिए एग्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस का जो मोमेंटम है उसे शायद अब यूपीएल के थ्रू भी चेज किया जा सकता है। यहाँ पे एक स्ट्रेंथ देखने मिल रही है और सेक्टर टेलविंड स्ट्रांग बना हुआ है, तो 616 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। 640 और 650 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरा जो स्टॉक में अच्छा लग रहा है वो इटर्नल जोमेटो में खरीदारी की सलाह है। यहाँ पे 212 का स्टॉप लॉस लगाना है। 220 और 225 तक के टारगेट के लिए इटर्नल में भी खरीदारी की सलाह है। ओके, इटर्नल में खरीदारी की सलाह है यहाँ पर इस समय। और वीरू, वो 654 और वो कॉल अब 11 रुपये 75 पैसे का हाई लगा दिया उसने चंबल पे। बहुत टाइमली स्पॉटिंग थे अनुज, वो 654 पे क्या गजब अब डे हाई पे ट्रेड करता हुआ, और ऑप्शन में 11 रुपये कॉल हो गई है ना, 8 रुपये 10 पैसे 40 पैसे के आसपास ली थी। गजब कॉल। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं वीरू, और थोड़ा सा इस कार्यक्रम में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। हमारे साथ वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सीईओ रवि धर्मशी जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि बाज़ार को इस तरह इस मूड माहौल में कैसे अप्रोच करना है। काफ़ी साइकिल्स देखी हैं रवि जी ने, काफ़ी सक्सेसफुल इन्वेस्टर रहे हैं, काफ़ी सक्सेसफुल इनका फंड भी रहा है। रवि जी, गुड मॉर्निंग। एक ऐसा एनवायरनमेंट जो शायद हमने पहले कभी नहीं देखा, इस तरीके की ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, इस बीच में मार्केट में क्या रुख अपनाया जाए? क्या थोड़ा कैश कॉल ली जाए, थोड़ा सा कैश पे रहा जाए, या फिर फुल्ली इन्वेस्टेड रहा जाए? पहले तो इसको समझ लेते हैं। सो अनुज जी, जो चीज़ें 100 साल में एक बार होनी चाहिए वो चीज़ें बाजार में हर 5-10 साल में एक बार होती हैं। अगर आप ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करो या कोविड की बात करो या जो अब हो रहा है ट्रेड वॉर, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जितनी फ्रीक्वेंसी से हो रही हैं। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऐसा हर 10 साल में ऐसा एक चीज़ आता है जहां पर जो समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे देखा जाए। एक फ्रेमवर्क लोगों के पास नहीं होता है कि इस रिस्क को कैसे असेस किया जाए। सो पहली बात आपकी, टू एड्रेस योर क्वेश्चन ऑन द कैश कॉल, तो ये तो 6-8-9 महीने पहले लेना चाहिए था मेरे हिसाब से। अब जाकर कैश कॉल लेना थोड़ा लेट इन द गेम हो जाएगा। बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इस रिस्क को कैसे देखा जाए, तो पहले ये रिस्क था जो हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे होगा, कि ट्रेड वॉर कैसे शुरू होगी। पर अब ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि पहले तो इन्होंने अक्रॉस द बोर्ड सब लोगों पर लगा दी, फिर पता चला कि ये तो सिर्फ एक कंट्री के अगेंस्ट ही है। उनको देखना था कि सारे कंट्रियों का क्या रिएक्शन आ रहा है। उस रिएक्शन के बाद उनको पता चला कि किसके साथ ट्रेड डील करेंगे, किसके साथ नहीं करेंगे तो चाइना के साथ भी, बट अप्रोच क्या लेना है वो थोड़ा डिफरेंस है। सो एक तरह का ये नया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर एस्टैब्लिश हो रहा है
और वो जो जहां पर वो थोड़ा ट्रांजिशन पीरियड होता है वहां अनसर्टेनिटी तो जरूर होती है, बट जब जब अनसर्टेनिटी होती है तभी तभी शेयर सस्ते मिलते हैं। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव बिकॉज देयर इज अनसर्टेनिटी इज वी आर गेटिंग दीज प्राइसेस। जब अनसर्टेनिटी चली जाएगी तब तक तो भाव काफी बढ़ चुके होंगे। इफ यू रिमेम्बर इन कोविड टाइम्स हमको कोई अंदाजा नहीं था कि ये इकोनॉमी कैसे रिवाइव होगी, पर सिर्फ इतना कह सकते थे भाव सस्ते हैं और कुछ ना कुछ गवर्नमेंट आरबीआई फेड करेंगी। तो अभी भी यही लग रहा है कि गवर्नमेंट आरबीआई और फेड जो है वो कर रही हैं अपना काम, एंड भाव सस्ते हैं तो आपको निवेश करना चाहिए। इवेंचुअली थिंग्स विल टर्न आउट फेवरेबली। ऐसा नहीं है कि दिस इज एंड ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल। मीनवाइल एक बार जरा इस समय की सबसे बड़ी कहानी लेकर आइए, डॉलर रुपी। एक बार डॉलर रुपी देखिए आप जरा, कहाँ पर हैं हम। और 85.96, 72 पैसे की मजबूती एक ही दिन में। मुझे याद नहीं पड़ता कब हमने इस तरीके का मूव लास्ट टाइम देखा था। 73 पैसे, मतलब आप इमेजिन करिए, ऑलमोस्ट ₹1 के करीब का मूव एक ही दिन में आने वाला है। डॉलर इंडेक्स देखिए 100 के नीचे फिसला है। ये रवि जी एक जो बहुत लोगों के मन में एक सवाल है कि क्या इस साल फाइनली पैसा इमर्जिंग मार्केट्स में आएगा, डॉलर इंडेक्स जिस तरीके से कोलैप्स हुआ है, और क्या फाइनली हमारे देश में भी जहां लगातार एफआईआईज ने सेलिंग की है, क्या कुछ इनफ्लो आने की तैयारी कर रहे हैं हम, या फिर एक्सपेक्टेशन रहेगी? नो, सो पहले तो ये समझना चाहिए कि ये डॉलर रुपी स्ट्रेंथन हो रहा है या डॉलर वीकन हो रहा है। तो क्योंकि ये हमेशा ऑब्वियसली इट्स अ टू साइडेड करेंसी होती है। तो यहाँ पर डॉलर वीकनिंग का ट्रेड चल रहा है, ना कि रुपी स्ट्रेंथनिंग का। रुपी वर्सेस अदर करेंसीज एक्चुअली इतनी ज्यादा मजबूत नहीं हो रही है, वेदर इट इज यूरो, पाउंड या अदर इमर्जिंग मार्केट करेंसीज, इट इज न्यूट्रल। तो इट इज डॉलर दैट इज वीकनिंग। ये डॉलर क्यों वीकन हो रहा है? तो अगर दो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अचीव करने की ट्राई कर रही है। एक तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो करेक्ट करने की ट्राई कर रही है, और दूसरा जो उनका डेट लेवल है जो ऑलमोस्ट 130% जैसा पहुंच गया है एज कंपेयर टू जीडीपी, उसको नीचे लाने की कोशिश कर रही है। और ये ट्रेड डेफिसिट करेक्ट करने के लिए वीकनिंग ऑफ डॉलर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो करेंगे तभी यूएस मैन्युफैक्चरिंग जाके कंपिटिटिव होगा। नाउ ये वेदर ये यूएस में मैन्युफैक्चरिंग रिवाइव कर पाते हैं या नहीं, ये हमें 5 साल 10 साल में ही पता चलेगा। बट एट इन द मीनवाइल दे वांट अ वीक डॉलर, उनको वीक डॉलर चाहिए। सो इफ यू सी डॉलर इंडेक्स 110 से लेके ऑलमोस्ट 100, इनफैक्ट 100 के नीचे चला गया ऑलमोस्ट अभी। तो 10% जैसा मूव आया है। ये मूव इतनी उस अगेंस्ट दैट हमारा रुपी 88 से लेकर 86 की तरफ है, या 85 हाफ हुआ है। तो 2-2.5% ही है। सो एक्चुअली तो जितना होना चाहिए था स्ट्रेंथन, उतना नहीं हुआ है रुपी। बट कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन विच इज यस, ये जो एक यूएस एक्सेप्शनलिज्म का ट्रेड बन गया था बाजार में कि सारे पैसे अट्रैक्ट हो रहे थे टुवर्ड्स यूएस, वो अब पीक हो चुका है। और यहां से अब इमर्जिंग मार्केट एंड इनफैक्ट अदर डेवलप्ड मार्केट्स में भी पैसा जा रहा है। यूरोप हो, चाइना हो, इंडिया हो, सबको इसका फायदा होगा। बिकॉज डॉलर रिटर्न्स, यूएस मार्केट के डॉलर रिटर्न्स यहाँ पर पीक हो गए हैं। सो इफ यू सी, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसका जो भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शंस लिए हैं उसका यूएस मार्केट पर और यूएस डॉलर पर पड़ा है। और ना कि रिलेटिवली हमारी बाजार भी कम गिरी है और हमारी करेंसी भी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथन नहीं हुई है। So we will see relative flows coming back to the emerging markets, और उसका फायदा इंडिया को जरूर होगा। अब थोड़ा सा क्योंकि हम डॉलर की बात भी कर रहे थे, मैं एक आपसे सेक्टोरल व्यू लेना चाहता हूँ। अब इंडियन आईटी पर क्या व्यू होगा, क्योंकि हमने 52 वीक लो देखा, पिछले साल का सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर था ये। टीसीएस के कल नंबर्स आए, उनकी कमेंट्री थोड़ी सी नर्वस लग रही थी। और क्या यूएस रिसेशन का रिस्क रियल है, और अगर ऐसा होगा तो क्या आईटी यहाँ से और गिरेगा, और वो क्या मौका होगा खरीदारी का? थोड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल पूछा मैंने, लेकिन आपका जवाब। नहीं, आई थिंक क्वेश्चन काफी वाजिबी है। आई थिंक इंडियन आईटी सर्विसेज को मल्टीपल हेडविंड्स आ रहे हैं इस तरफ इस समय। एक तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड जो ग्रोथ हो रहा है, उसमें अभी तक इंडिया ने अपना दे हैव नॉट एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स।
वी हैव नॉट येट फाउंड आवर प्लेस इन द सप्लाई चेन फॉर AI। सो ये जो नया अपॉर्चुनिटी तो है, बट एट द सेम टाइम ये हर्ट करेगा इन द इंटरिम पीरियड, जब तक हमें इसके बेसिस पे नई सर्विसेज या नए सॉल्यूशंस हम क्रिएट नहीं करते। दूसरा है, यस देयर इज अ रिस्क ऑफ यूएस इकोनॉमी गोइंग इनटू रिसेशन। तो अब ये रिसेशन होगा या स्लो डाउन होगा वो तो वक्त ही बताएगा, पर इतना जरूर है कि अगर आईटी एक डिस्क्रिशनरी स्पेंड है सारी कंपनियों के लिए, और अगर इतना सब प्रॉब्लम है और अनसर्टेनिटी है, तो कंपनी थोड़ा होल्ड बैक करेंगी फ्रॉम इन्वेस्टिंग टू मच इनटू द फ्यूचर। सो वो एक रिस्क और है। तीसरा रिस्क, जैसे हमने बात की कि रिलेटिवली इंडिया की करेंसी एज कंपेयर टू द यूएस डॉलर स्ट्रेंथन हो रही है, तो दैट इज ऑल्सो, दो इन माय ओपिनियन दैट इज अ स्मॉल थिंग। हमेशा अगर रुपी डेप्रिशिएट भी होता है तो गेन्स पास ऑन करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडियन आईटी कंपनी सारा रिटेन कर लेती हैं। तो शायद इस बार थोड़ी इंडियन आईटी की सर्विसेज थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाए फॉर द यूएस कंज्यूमर, बट दैट इज ऑल्सो अ नेगेटिव। अगर वहां पर रिसेशन का इश्यू है तो 2-5% अगर और करेंसी का भी इम्पैक्ट आता है तो लोग और होल्ड बैक करेंगे फ्रॉम कमिटिंग। सो यस, माय व्यू इज नेगेटिव, एंड ऑल्सो दिस इंडस्ट्री हैज नॉट इन्वेस्टेड इनफ इन R&D, या उन्होंने अपना मॉडल को चेंज नहीं किया है। अभी भी हम कॉस्ट आर्बिट्राज मॉडल पर चल रहे हैं, और अब ये मॉडल आगे ज्यादा नहीं चल पाएगा। तो द इंडियन आईटी कंपनीज विल हैव टू रीइन्वेंट देमसेल्व्स। रवि जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। इस पूरे फेज में, स्पेशली दैट फेज ऑफ आई थिंक फरवरी और मार्च, जहाँ पे हमने 2 बार ऑलमोस्ट 22,000 के लोज लगाए, दोनों लोज में बैंक निफ्टी का बिहेवियर वॉज फार बेटर देन आई थिंक निफ्टी। अब ये लाजमी है कि जब आईटी क्रैक हो रहा था तो उसका इम्पैक्ट निफ्टी पे ही पड़ेगा, लेकिन आपने अपने बैंकिंग पोर्टफोलियो को उस वक्त कैसे हैंडल किया? स्टॉक्स को क्या लोअर लेवल्स पे ऐड किया? प्राइवेट बैंक्स, पीएसयूज, आपका टेक बैंक्स पे इस वक्त? तो हमारा सबसे ज्यादा ओवरवेट आज के तारीख में फाइनेंशियल्स पर है, और विद इन फाइनेंशियल्स दोनों ही लेंडिंग फाइनेंशियल्स और नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल्स दोनों पर हम ओवरवेट है। और सिंपल थीसिस ये है कि वैल्यूएशन एक 10-15 साल के लो पर चल रहे हैं। मैं स्टॉक प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ। सारे लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स 2 से 2.5 प्राइस टू बुक पर अवेलेबल हैं, लेस देन 1 ईयर फॉरवर्ड एट अ स्टैंड अलोन बेसिस। अगर आप उनके सब्सिडरी का वैल्यूएशन लो तो शायद 2 से भी कम है इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू बुक। इफ यू लुक एट इट, हाँ थोड़े बहुत कंसर्न है कि शायद अगले 1-2 क्वार्टर में थोड़ी एसेट क्वालिटी डिटेरियोरेट होगी, शायद थोड़ा मार्जिन पे प्रेशर आएगा। बट इफ यू सी द चेंज इन स्टैंड्स, आरबीआई ने जो स्टैंड्स चेंज किया है पिछले 6 महीनों में, जो लिक्विडिटी प्रोवाइड की है बैंकिंग सिस्टम को, जो थोड़ा रेगुलेटरी ईज ऑफ किया है, रियल एस्टेट और अनसिक्योर्ड बुक पे जो 125% रिस्क लगा दिया था उसको 100% कर दिया है, और जिस तरह से थोड़ी बहुत फिस्कल ऑल्सो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट की फिस्कल सिचुएशन। ओके, ज़्यादातर रवि जी के पोर्टफोलियो में इस वक्त मतलब जिसे कहना उन्होंने बैंक्स को ज़्यादा फोकस किया, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ कि बोथ लेंडिंग एंड नॉन लेंडिंग जो फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल कंपनियाँ हैं उनको फोकस किया, यानी आपने बैंक्स पे, एनबीएफसीज पे, और आपने जितने भी ब्रोकरेज कैपिटल मार्केट सेगमेंट वाली कंपनियां इस पर फोकस किया है। उनके व्यूज़ पे एक बार फिर से आएंगे। हल्का सा हमारा जो संपर्क है उनसे वो टूट गया है, बट निफ्टी में क्लियरली एक बड़े मूव के बाद थोड़ी स्थिरता या फिर थोड़ा धीमापन आ रहा है 10-20 डिमा की रेंज में। बैंक निफ्टी भी 51,000 के आसपास थोड़ा सा यहाँ पे डामाडोल स्थिति में है। स्क्रीन पे कुछ रियल्टी स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पे आएगा इस वक्त ओबेरॉय रियल्टी, ये डे हाई पर आके ट्रेड करने की कोशिश करता हुआ। सेम इज़ द केस विद, एक बार आप टाइटन लेके आइए टाइटन, इट्स 32-34 डे हाई पर, और टाइटन एक लंबे समय बाद एक विशेषज्ञ जो टेक्निकल हैं उनसे हम एक राय लेते हैं। आशीष कयाल जी, आशीष जी, टाइटन पे आपका व्यू 32-40 डे हाई पर 100 EMA को स्ट्राइक करता हुआ। देखिए ओवरऑल जो व्यू है टाइटन पे वो बुलिश है। आज के दिन में अगर आप डेली चार्ट पे देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिए। इसके एक 3227 से रिजेक्शन आया था, उसके ऊपर एक्सेप्टेंस आ रहा है, तो यहाँ पर एक अच्छा मूव आ सकता है।
और डेली बॉलिंग बैंड के अपर बैंड को भी ये ब्रेकआउट करके अभी फिलहाल सस्टेन कर रहा है। तो मेरे ख्याल से कि ब्रेकआउट ट्रेड हो सकता है, अच्छा मूव आ सकता है, एक मोमेंटम मिल सकता है। ऊपर में 3,350 का लेवल्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। नीचे में जो गैप एरिया जो क्रिएट किया 3,178 का, मेरे ख्याल से वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सो 3,178 के स्टॉप के साथ 3,400 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर ट्रेड लिया जा सकता है टाइटन में। अब बात करते हैं, हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ चुके हैं आज की टेक्निकल चर्चा में। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। श्रीकांत, कैसे रीड कर रहे हैं आप आज के इस पुल बैक को, जो ग्लोबल मार्केट्स में कल तक बहुत शार्प था, बट ओवरनाइट यूएस की प्राइस परफॉर्मेंस के बाद आज वो इतना इम्प्रेसिव नहीं लग रहा है। आज आपने 10-20 DMA की रेंज को तो स्ट्राइक कर लिया, आपको क्या लगता है दैट्स इनफ, या फिर अभी उसके ऊपर कैपिटलाइज करने के दमखम रखता है निफ्टी पर आपका व्यू और आपके स्टॉक्स इस वक्त के? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, अगर निफ्टी के टेक्निकल सेटअप की अगर बात करें तो 22,800 इज लाइक क्रूशियल लेवल ऑफ कोर्स, बट इन लेवल्स के ऊपर का क्लोजिंग अगर आती है तो फिर मुझे लगता है कि हम ग्रेजुअली 23,800 तक जा सकते हैं। उसका रीजन ये है कि मार्केट ने, अगर आप वीकली बेसिस पे देखें तो एक रेंज को डिफाइन किया है अभी, एंड इट इज बिटवीन 23,800 एंड 22,000। सो जब तक मार्केट अभी 22,000 के लेवल्स को तोड़ेगा नहीं, तब तक मार्केट इस रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आएगा। और ये मीडियन लेवल है 22,800 का, तो 22,800 के ऊपर हमें लगता है कि हम ग्रेजुअली ऊपर जाते हुए दिखेंगे। तो आज का दिन स्पेसिफिकली, जहाँ पे कल हॉलीडे या तो मे बी लॉन्ग हॉलीडे है 3 दिन का, मुझे लगता है कि जैसे हमने वेडनेसडे के दिन मार्केट में देखा था एक साइडवेज एक्टिविटी, शायद उसी टाइप की एक्टिविटी आज हम देख सकते हैं क्लोज टू दिस विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू। बट अगर आप वीकली बेसिस पे देखेंगे तो मार्केट ने 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफी अच्छी तरीके से मैनेज किया है। वीकली बेसिस पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, जो इंडिकेट कर रहा है कि जितनी बार भी मार्केट 22,000 के आसपास आ रहा है, कोई ना कोई स्पेसिफिक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। इवन इफ यू कंसीडर और रेशियो एनालिसिस करते हो तो उसके बेसिस पे पता चलेगा कि जो डॉलर में जो आई मीन टू से जो एफआईएस की सेलिंग आ रही थी और जो मार्केट का परफॉर्मेंस था, वहां पे भी डाइवर्जेंट एक्टिविटी आने की शुरुआत हो चुकी है। तो हमें लगता है कि हम इवेंचुअली धीरे धीरे एक बार 22,800 के ऊपर 23,800 तक वापस से जा सकते हैं। 23,800 क्रॉस करने के बाद 26,000 की पॉसिबिलिटी बनती है, और 22 टूटने के बाद 20,000 की पॉसिबिलिटी बनती है। अब कौन से पॉसिबिलिटी की तरफ जाएगा या प्रोबेबिलिटी की तरफ जाएगा, ये हमें सोचना पड़ेगा। वेल लुकिंग एट द ग्लोबल मैक्रोस जैसे डॉलर या बाकी सब फैक्टर्स को मैं देखता हूं, मुझे लगता है कि हायर लेवल्स जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है मार्केट में। तो वैसे हमें लगता है इस मार्केट को देखना चाहिए, और अगर कोई करेक्शन अगर आता है तो उस वक्त कुछ बेस्ड ऑन रिवर्सल फॉर्मेशन हमें स्ट्रेटेजी बनानी है। बट फॉर द टाइम बीइंग एट करंट लेवल्स, मुझे लगता है कि हमें केयरफुल रहना है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एनी पोजिशन ऑन इंडाइसेस। ऑल राइट श्रीकांत जी, आते हैं आपके पास वापस। वो निफ्टी पर आपके क्विक टेक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रवि जी के साथ के पास वापस चलते हैं। रवि जी, एक बड़ी बेट जो आपने ली है इस मार्केट में वो है फार्मा और CDMO। अब क्या जो मामला चल रहा है टैरिफ, फार्मा पे भी ट्रम्प साहब कह रहे हैं आगे लगाएंगे टैरिफ, इस एनवायरनमेंट में क्या आप डबल डाउन करेंगे या फिर थोड़ा सा अपनी पोजीशन को पेयर करेंगे यहाँ पर? फार्मा में सप्लाई चेन को शिफ्ट करना यूएस की तरफ, मेरे लिए मुझे लगता है इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि वहां पर प्लांट लगाना नहीं चाहते, कंपनियां लगाना चाहती हैं, बट वहां पर आदमी अवेलेबल ही नहीं है, लेबर अवेलेबल ही नहीं है। अगर आपके पास केमिस्ट और इंजीनियर का बेस ना हो तो आप कैसे लगाएंगे वहां पर? तो उनको फिर इंडिया और चाइना से ही लोग लेने पड़ेंगे अगर वहां प्लांट लगा रहे हैं तो। हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है, बट ये 10 साल की शिफ्ट है, ये ओवरनाइट नहीं होने वाला है। तो और दूसरा, उनका अगर उनका उद्देश्य है कि उन कॉस्ट कम करें यूएस में, तो इंडियन जेनरिक फार्मा तो उनको कॉस्ट कम करने में मदद कर रही है। जेनरिक्स आर द ओनली वे दे कैन ब्रिंग द हेल्थ केयर कॉस्ट डाउन। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मुझे लगता है वो अपने खुद के इंटरेस्ट को हार्म करने जैसा होगा, बट जरूरी नहीं है कि जो लॉजिकल हो वही हो। यहाँ पर टैरिफ तो लग सकते हैं, बट टैरिफ लगेंगे तो पास ऑन भी हो जाएंगे कॉस्ट। सो इवेंचुअली मुझे लगता है सबसे ज्यादा सबसे कम इम्पैक्ट वाला सेक्टर है जहां पर टैरिफ लग
जाए, बट उसका शायद इम्पैक्ट बहुत ज्यादा ना हो बिजनेस पर। ओके रवि जी, ईएमएस सेगमेंट, आई मीन इसने पैसा बना के दिया और कुछ स्टॉक्स इस सेगमेंट में ऐसे थे कि वाकई पूरा CY22 आई मीन 3-4 उनको बिलोंग करता था। ईएमएस और इनफैक्ट डिफेंस में लिक्विडेशन के बाद कुछ बाइंग भी नजर आ रही थी जब हमने 22,000 से 23,800 तक का सफर तय किया। इन दोनों स्पेस पे आपका व्यू और इस प्राइस पे कर क्या रहे हैं आप? So I think डिफेंस हमने टुवर्ड्स द मिडल ऑफ 24 एग्जिट कर दिया था और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारा ये मानना था कि यहाँ से ये स्टॉक अब 3 से 4 साल में डबल नहीं हो सकते। बट नाउ एट दिस जंक्चर हमारा इंटरेस्ट फिर बन रहा है कि नहीं, डिफेंस की स्टोरी खत्म नहीं हुई है, वो एक वैल्यूएशन और हो गया था जिसकी वजह से एक करेक्शन जरूरी था। वो करेक्शन अब हो चुका है and defense stocks are looking good. On the other hand, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थोड़ा ज्यादा ओवरवैल्यूड हो गया था और वहां पर वैल्यूएशन अभी भी करेक्ट नहीं हुए, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुए हैं। बट ऑन दी अदर हैंड मे बी वहां पर फंडामेंटल्स भी शायद अब ये टैरिफ वॉर का क्या होता है वो हमें आगे चल के मॉनिटर करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये सारी यूएस और चाइना की टैरिफ वॉर में इंडिया शायद बेनिफिशियरी निकले और अगर इंडिया का बेनिफिट होगा तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग विल डेफिनेटली इमर्ज एज वन ऑफ द सेक्टर जहां पर बड़ा फायदा हो सकता है। सो ये सिनेरियो अगर पैन आउट होता है तो शायद ये स्टॉक यहां पर भी लिए जा सकते हैं, बट ये सिनेरियो होगा या नहीं होगा ये हमको अगले 2-3 महीनों में पता चलेगा। इस थीम जो आपने आइडेंटिफाई की हो या जिस पर आप इस समय एक साइडलाइन पर बैठे हो और इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो? सो एक ऑब्वियसली एक थीम है कंजम्पशन, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, जिसको टैरिफ से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। वहां पर ऑफकोर्स थोड़े बहुत ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ द टैक्स कट्स, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ द एमएसपी प्राइस इंक्रीज, सम इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ वेल्थ इफेक्ट फ्रॉम गोल्ड, वेल्थ इफेक्ट फ्रॉम लैंड प्राइसेस, वो दिख रही हैं। अब वहां पर जो मिसिंग है वो जॉब क्रिएशन और वेज इंक्रीज है। अगर ये दो चीज आ जाएं तो कंजम्पशन कैन रियली हैव अ बिग बूम। ऑल्सो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपेक्स साइकिल चल रहा है उसका भी शायद कुछ ट्रिकल डाउन इफेक्ट दिखना चाहिए कहीं ना कहीं। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इंडिया का जो कंजम्पशन स्टोरी है, अभी तक इस गवर्नमेंट का रवैया हमेशा ऐसा रहा है कि सप्लाई साइड रिफॉर्म्स पर फोकस करें, बैलेंस शीट मैनेज करने पर फोकस करें। पर पहली बार हमने देखा बजट में कि इन्होंने टैक्स कट्स दिए हैं। सो द इंक्रीमेंटली इट इज चेंजिंग। ये एक सटल शिफ्ट रहा है गवर्नमेंट के स्टैंड पर और यहाँ पर अब अगर और स्टेप्स लिए जाएं तो कंजम्पशन स्टोरी इंडिया में रिवाइव हो सकती है। ओके रवि जी, धन्यवाद आपका, आज हमारे साथ जुड़े और इन सब टॉपिक पर आपने बात की। इस शो को यहाँ समेटने का समय आया। एक स्टॉक दिखाता हूँ आपको जस्ट टू टेल यू कि अगर आप सही स्टॉक सही टाइम पर आइडेंटिफाई करें और सही प्रोसेस आइडेंटिफाई करें कितना पैसा बन सकता है। कोफोज का इंट्राडे चार्ट देखिए आप जरा एक बार। कोफोज अब 6,350 पर खुला कहाँ और आया कहाँ। तो बात ये होती है कि आईटी की रैली सस्टेन शायद ना करे और उसमें जो सबसे वीक स्टॉक है वो कोफोज था और खुलते ही देखिए अगर आपने शॉर्ट किया तो पैसा बना होगा यहाँ पे। चलिए वीरू और मैं आपसे इजाज़त लेंगे इस समय और इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे अगले शो के एंकर्स तैयार हैं, कंचन और श्रेया, ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर इस छोटे से ब्रेक के बाद।